स्टैटिस्टिक्स इन साइकोलॉजी। हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम साइकोलॉजी एग्जाम से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब ये आपका किस किस पे काम आ सकता है, ये एमसीक्यू आपके ईवीजीसी जो आपका एग्जाम आने वाला है उससे रिलेटेड भी हो सकता है, आपका ये यूजीसी नेट से भी रिलेटेड हो सकता है, और वो सारे एग्जाम जिसमें आपके साइकोलॉजी से रिलेटेड कुछ भी पूछा जा सकता है उसके रिगार्डिंग ये वीडियोस आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आपको सबसे जल्दी और आसानी से मिल सके। दिस इज कैफे शॉट, लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर देखते हैं। स्टैटिस्टिक्स इज ए ब्रांच ऑफ द मैथमेटिक्स डिवोटेड टू द ए कलेक्शन, बी कंपाइलेशन, सी इंटरप्रिटेशन और डी ऑल ऑफ दिस। क्या हो सकता है, सोच के बताइए। वीडियो को पॉज कर लीजिए और उसके बाद देखते हैं आपका आंसर हमारे आंसर से मैच करता है या नहीं। अब देखिए मैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन आपको देता हूँ। स्टैटिस्टिक्स की अगर हम बात करें, स्टैटिस्टिक्स इज ए ब्रांच है, एक ब्रांच है किसकी, मैथमेटिक्स की, जो कि हमेशा आपकी जो डिवोटेड रहती है। जब भी हम स्टैट्स की बात करते हैं तो ये डील करती है आपकी किससे, डाटा से। अगर मैं लेमन टर्म में बात करूं, अब यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ डाटा से, यानी कि डाटा से सारी चीजें जो उसका कलेक्शन है, राइट, उसको कलेक्ट करना, उसको कंपाइल करना, उसको एनालिसिस करना, उसका इंटरप्रिटेशन करना, उसका रिजल्ट बताना कि क्या उसका रिजल्ट रहा है। ये सारी चीजें किसके अंदर आ रही हैं, आपकी आपके स्टेट्स के अंदर आ रही है। और यहीं पर तो ये पूछा गया हुआ है। देखिए कंपाइलेशन भी है, कलेक्शन भी है, इंटरप्रिटेशन भी है, यानी कि जो स्टेट्स है वो किसकी ब्रांच है, मैथमेटिक की ब्रांच है, जिसके अंदर आपका कलेक्शन भी आता है, कंपाइलेशन भी आता है, इंटरप्रिटेशन भी आता है। अगर आपको एनालिसिस भी मिल जाता है इस पॉइंट में तो एनालिसिस भी आपका स्टेट्स के अंदर आता है। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आप सबने कर लिया होगा। बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, उसके बाद हम एडवांस में जाते जाएंगे। बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ओके, विच अमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक्स आर यूज्ड बाय द साइकोलॉजिस्ट ड्यूरिंग द रिसर्च। जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो किस टाइप की रिसर्च को यूज करते हैं, राइट। अगर मैं बात करूं स्टैटिस्टिक्स के बारे में तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ स्टैटिस्टिक्स, हाउ मेनी टाइप ऑफ द स्टैटिस्टिक्स, राइट। स्टैटिस्टिक्स में कितनी टाइप होती हैं, देयर आर टू टाइप। पहली टाइप कौन सी होती है आपकी, डिस्क्रिप्टिव, आई होप ये सबको पता हो। और दूसरी क्या होती है आपकी, इन्फ्रेंशियल। इन्फ्रेंशियल। अब देखिए क्वेश्चन का आंसर तो यही आ गया है कि जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो कौन सी टाइप ऑफ द रिसर्च को यूज करते हैं। इन्फ्रेंशियल को यूज करते हैं, डिस्क्रिप्टिव को यूज करते हैं, बोथ को करते हैं, नन ऑफ दिस को करते हैं। तो जब भी कोई भी साइकोलॉजिस्ट होता है या कोई भी रिसर्चर होता है, जब वो रिसर्च करता है तो वो आपकी डिस्क्रिप्टिव को भी यूज करता है और इन्फ्रेंशियल को भी यूज करता है। यानी कि अगर हम बात करें आंसर की तो आंसर तो आ गया है हमारा बोथ ए एंड बी। डिस्क्रिप्टिव भी यूज होगी, इन्फ्रेंशियल भी यूज होगी। अब कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा कि सर इन दोनों में फर्क क्या है, तो आइए डिफरेंस भी देख लेते हैं। डिस्क्रिप्टिव का क्या मतलब होता है और इन्फ्रेंशियल का क्या मतलब होता है, राइट। जब हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव में तो इस चीज को याद रखना, डिस्क्रिप्टिव जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, डी स्टैंड फॉर डिस्क्रिप्टिव, और डी से क्या होता है, डाटा। यानी कि हम इसके अंदर किसकी बात करेंगे, डाटा के अंदर बात करेंगे। तो डाटा में हम क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, कलेक्शन किसका, ऑफ डाटा, डाटा का कलेक्शन करना, राइट, उसको ऑर्गेनाइज करना, ऑर्गेनाइजिंग ऑफ द डाटा। डाटा को हम क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और क्या कर सकते हैं डाटा के साथ, डाटा को हम समराइज कर सकते हैं, समराइजेशन ऑफ द डाटा, राइट, समराइजेशन। और क्या क्या कर सकते हैं, लास्ट इसका होता है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, कि हम डाटा को प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, राइट। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें आपके चार पॉइंट्स आते हैं, कलेक्शन ऑफ द डाटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, समराइजेशन ऑफ द डाटा एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा, कि हम डाटा को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। बात करते हैं हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की, यानी कि यहाँ पर मैंने आपको बताया था सारी टर्म्स जो आपकी डाटा से रिलेटेड है वो उसके अंदर आएंगे। इन्फ्रेंस, देखिए इन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है कि हम जो अनुमान लगा रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं। इंटरप्रेट किसको करोगे आप, रिजल्ट से, क्या हमारा रिजल्ट आया उससे क्या इंटरप्रिटेशन हम कर सकते हैं। तो इन्फ्रेंशियल डाटा का या फिर इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, दैट इज मेकिंग इन्फ्रेंशियल, अनुमान लगाना कि इसका क्या मतलब है,
हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया हुआ है कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग स्टैट्स की किस टाइप में आती है। तो हमेशा याद रखना गाइस, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में आपकी हाइपोथेसिस टेस्टिंग आती है। ओके, थर्ड वन होता है डिटरमाइनिंग रिलेशनशिप। अब डिटरमाइनिंग रिलेशनशिप का मतलब क्या है, हमने पियर्सन पढ़ा था। पियर्सन में आपने देखा होगा रिलेशनशिप, मैं एक बार यहाँ पर लिख लेता हूँ। पियर्सन हमने पढ़ा R इज टू 0.93। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब आपने कहा कि इसका मतलब है सर स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप या स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स, राइट। अब मैंने कहा आपको कैसे पता चला, आपने कहा सर इससे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है बिटवीन द टू वेरिएबल, ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा हो गया इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। और 0.93 ये क्या हो गया, ये आपका डिस्क्रिप्टिव हो गया। ओके, तो अब आप देख रहे होंगे कि साइकोलॉजिस्ट या फिर कोई रिसर्चर होता है, वो दोनों यूज करता है, डाटा का भी यूज करता है और उस डाटा का इंटरप्रिटेशन भी करके बताता है। डिटरमाइनिंग रिलेशनशिप मतलब कि वो दो वेरिएबल हैं, उन वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है। ओके, लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा क्या रहता है यहाँ पर, ड्राइंग कंक्लूजन, यानी कि आपका जो कंक्लूजन है वो हमें क्या बताता है। ऑब्वियसली है, अगर आप किसी नॉर्मल इंडिविजुअल से पूछ लोगे 0.97 का क्या मतलब है, क्या शो कर रहा है, वो बता ही नहीं पाएगा। तो रिसर्चर या फिर एज ए साइकोलॉजिस्ट को इसके बारे में इंटरप्रिटेशन ऑफ द डाटा, कंक्लूजन करके बताना पड़ता है कि हमने क्या कंक्लूड करा इन सारी चीजों से, राइट। तो साइकोलॉजिस्ट की जब हम बात करते हैं, रिसर्चर की बात करते हैं, किस टाइप ऑफ द स्टैटिस्टिक्स की यूज होती है, तो दोनों टाइप की यूज होती है, डिस्क्रिप्टिव भी और इन्फ्रेंशियल भी। डिस्क्रिप्टिव में चार होती है, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, समराइजेशन और प्रेजेंटेशन। इन्फ्रेंशियल में भी आपकी क्या होती है, चार होती है, मेकिंग इन्फ्रेंस, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ये आपसे बहुत बार पूछा गया है कि किस टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक्स में यूज होता है, डिटरमाइनिंग रिलेशनशिप एंड द ड्राइंग कंक्लूजन। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही हो, राइट। ये बेसिक लेवल है गाइस। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर पसंद आ रही है वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वाई मेजरिंग ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी इज रिक्वायर इन ए रिसर्च। जब हम सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करते हैं रिसर्च में तो हमें क्या रिक्वायरमेंट रहती है। सेंट्रल टेंडेंसी एक वर्ड यहाँ पर यूज करा गया है, इसको समझते हैं लेमन टर्म में। देखिए आपको पता होगा एनपीसी जो कर्व होता है वो क्या होता है, बेल शेप कर्व होता है। क्या बताता है वो कि जो हमारा डाटा है, मेनली डाटा कहाँ पर कंसंट्रेटेड रहता है आपका, मेनली डाटा आपके मीन के अराउंड, राइट। दिस इज मीन, आपका मीन के अराउंड जो होता है डाटा मेनली कंसंट्रेटेड रहता है। इसे हम मीन कह सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि एवरेज पॉपुलेशन। ओके, तो जब हम बात करते हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी हमने निकाली, यानी कि इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है कि समराइज रिजल्ट करना या फिर वेरिएबल को फाइंड आउट करना या फिर जो एक्सेप्शन है उसको एलिमिनेट कर देना या फिर इनमें से कोई भी नहीं। अब इसको समझने के लिए मैंने आपको बताया सेंट्रल टेंडेंसी को आप लेके चलिए मीन, या फिर मैंने यहाँ पर लिखा है एवरेज, राइट। अब सपोज करिए मैंने आपसे कहा 6th क्लास में, एक मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ उससे आपको समझ में आ जाएगा। मैंने आपसे कहा 6th क्लास में एवरेज कितने बच्चे हैं, आपने कहा कि सर 6th क्लास में एवरेज बच्चे हैं 45। आपने क्या कहा, दोबारा सुनिए कि 6th क्लास में जो एवरेज बच्चे हैं, एवरेज जो बच्चे हैं वो कितने हैं 45, राइट। अब आपने ऐसा क्यों आंसर दिया, दिस इज वाई आपने एवरेज का आंसर इसलिए दिया बिकॉज आपको लगा कि सम हाउ, ऐसा नहीं है कि अब 45 से ज्यादा बच्चे नहीं होंगे किसी में या 45 से कम नहीं होंगे, 45 से ज्यादा भी होंगे 45 से कम भी होंगे, लेकिन जब हम उसका एवरेज निकाल रहे हैं तो यानी कि हर एक क्लास में अराउंड 45 बच्चे होंगे। व्हाट डज दैट मीन्स कि हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा आंसर है, जो हमारा आंसर है हम उसको क्या कर रहे हैं, समराइज कर रहे हैं, यानी कि हम उसके नियर अबाउट जा रहे हैं। तो अगर हम देखेंगे ऑप्शंस में टू गेट ए समराइज रिजल्ट, दिस इज योर राइट आंसर। दोबारा देख लेते हैं, मीन को हम एवरेज कहते हैं और अगर लेमन टर्म में बात करूं तो यही हमारा आंसर होता है कि हमें इसके अराउंड रिवॉल्व करना है, राइट। अगर एक कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपका क्या रहेगा कि हमें आंसर लाना है, यानी कि आंसर के अराउंड में रिवॉल्व करूंगा, राइट। तो सेंट्रल टेंडेंसी की जब हम बात करते हैं तो हम क्या निकाल रहे हैं वहां पर, एवरेज। अब एवरेज क्यों निकाल रहे हैं, टू समराइज द रिजल्ट, कि हम जो रिजल्ट है उसको समराइज कर सकें कि हमारा रिजल्ट अप्रोक्स यहां तक आएगा ही आएगा या इसके अराउंड आएगा, राइट। तो दैट इज समराइज ऑफ द रिजल्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नंबर विच इंडिकेट हाउ फार इंडिविजुअल स्कोर इज डेविएटेड फ्रॉम द मीन इज नोन एज, एक ऐसा नंबर जो कि आपको बताता है कि आपका जो स्कोर है वो डेविएट हो गया है मीन से। आपका जो स्कोर है, दिस इज योर स्कोर, राइट, मैं मान लेता हूं आपका एक्स स्कोर है, मीन क्या है हमारी वाई, आप एक्स डेविएट हो गया है, उस नंबर को हम क्या कहते हैं, मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी। नो, सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या होता है, एवरेज निकालना। एवरेज तो निकालने का यहाँ पर मतलब ही नहीं है, ये क्या कह रहा है, डेविएट हो रहा है। मेजर ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल का यहाँ पर क्या मतलब होता है, वेरिएबल का यहाँ पर मतलब है वेरिएबिलिटी से, यानी कि कितना वो कहाँ कहाँ अलग अलग तरीके से जा रहा है। मेजर ऑफ द हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस को हम क्यों मेजर करते हैं, किसी भी रिसर्च के स्टार्टिंग में, किसी भी रिसर्च के स्टार्टिंग में हमारी जो स्टेटमेंट होती है उसको हम प्रूफ करने के लिए हाइपोथेसिस का यूज करते हैं, राइट। कोई भी बेसिक अजम्पशन, कोई भी स्टेटमेंट जिसे हम मान लेते हैं कि बाय डिफॉल्ट वो क्या है, ट्रू है, दैट इज योर हाइपोथेसिस। मेजर ऑफ द डिस्पर्जन, यानी कि वो कहां तक फैल गया है मेरा रो डाटा। जैसे कि सपोज करिए कि 1 2 3 4 और यहां पर मैंने ले लिया है 50, तो आप क्या कहोगे कि ये ऑल्थो दे आर नियर अबाउट 1 2 3 4, बट मेरा डाटा फैला हुआ कहां तक है, 15 तक। यानी कि अब इसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, मेजर ऑफ द डिस्पर्जन, जो मेरा स्कोर क्या हो गया है, डेविएट हो गया है। अगर आप देखोगे क्या हो गया है, ये डेविएट हो गया है, राइट। और अगर मैं इसकी और बात करूं, मेजर ऑफ द डिस्पर्जन, डिस्पर्जन को आप मेजर किससे करते हो, आउटलायर से। इस चीज का भी याद रखना, मेजर ऑफ द डिस्पर्जन किसके से यूज करते हो, आउटलायर के थ्रू। हम जो आपकी स्कोर होता है जो डेविएटेड हो गया है मीन स्कोर से, उसको हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो आउटलायर के थ्रू हम मेजर करते हैं और मेजर ऑफ द डिस्पर्जन इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। बेसिक क्वेश्चन है, आई होप आपको थोड़ा बहुत, मैं इसलिए स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि स्टेट्स में बच्चों के बेसिक ही क्लियर नहीं हो पाते। ओके, ए सेट ऑफ स्कोर कैन बी समराइज बाय, जो हमारा स्कोर है उसको हम कैसे समराइज कर सकते हैं, a set of the central tendency of the score, a set of the dispersion, a set of the variables और a set of the hypothesis। अब देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि कोई भी स्कोर है, राइट, कोई भी स्कोर है आप उसे कैसे समराइज कर सकते हो, जो आपकी सेंट्रल टेंडेंसी है ऑफ द स्कोर्स की, या फिर मेजर ऑफ द डिस्पर्जन के थ्रू कर सकते हो, मेजर ऑफ द वेरिएबल्स के थ्रू कर सकते हो, या मेजर ऑफ द हाइपोथेसिस के थ्रू कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर देखूं, जो हमारा डिस्पर्स होता है, मान लीजिए जैसे मैंने अभी इससे पहले एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 4 5 और ये मेरा आ गया है नेक्स्ट 20, ये वेरिएबल क्या है, ये डिस्पर्स है, ये वेरिएबल क्या है, या ये जो रो डाटा है वो क्या है, डिस्पर्स है। क्या मैं इसको स्कोर्स में काउंट करूंगा, डेफिनेटली जब हमारा डाटा है तो हम स्कोर में काउंट करेंगे, यानी कि जो डिस्पर्जन होगा उसे तो मैं काउंट करूंगा ही करूंगा। सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी क्या रहती है, सेंट्रल टेंडेंसी आपकी क्या बताती है कि जो मेनली जो आपका जो डाटा है, जो मेनली आपका जो डाटा है वो कहाँ कंसंट्रेटेड है। अगर मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पर सेट ऑफ द आपकी सेंट्रल टेंडेंसी लग रही है 1 2 3 4 5, यानी कि डाटा कहाँ होना चाहिए, इसी के आसपास होना चाहिए। और अगर आप इन 5 के एवरेज निकालोगे तो 3 के आसपास आ जाएगा, 3 ही आएगा बल्कि, राइट। तो सेट ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द स्कोर, यानी कि जो सेट है हमारा पर्टिकुलर, उसकी एवरेज निकालने के लिए एक स्कोर में हम क्या निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे, प्लस वो डाटा जो हमारा क्या हो गया है, डेविएट हो गया है, तो हम क्या करेंगे, उस चीज से हम उस स्कोर को क्या कर लेंगे, समराइज कर लेंगे। इस एग्जांपल के थ्रू आप समझ सकते हैं, यानी कि ए भी इसका आंसर होगा और बी भी इसका आंसर होगा। मेजर ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबिलिटी यहाँ पर अभी नहीं चेक करनी है, हाइपोथेसिस रिसर्च की स्टेटमेंट को चेक करने के लिए होता है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, यानी कि यहाँ पर मैंने एक ऑप्शन नहीं लिखा है, दैट इज बोथ ए एंड बी। जब मैं बात करूंगा कि जो सेट ऑफ स्कोर है उसको आप कैसे समराइज कर सकते हो, उनका एवरेज निकाल कर, डेफिनेटली सेंटर टेंडेंसी तो यूज होगी, प्लस वो डाटा जो आपका क्या हो रहा है, डेविएट हो रहा है, राइट। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ई होगा वो आपका सही आंसर होगा, यानी कि सेट ऑफ सेंटर टेंडेंसी ऑफ द स्कोर प्लस मेजर ऑफ द डिस्पर्सन। ओके, बोथ ए एंड बी
और यू कैन से ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। द मेजर ऑफ ए सिंगल वैल्यू दैट डिस्क्राइब द वे ऑन विच ए ग्रुप ऑफ डाटा क्लस्टर अराउंड ए सेंट्रल वैल्यू। देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है। एनपीसी कर्व आपने देखा होगा, ये आपका मीन है। मैंने आपको बताया था मीन के अराउंड आपकी क्या रहती है, एवरेज पोर्शन रहता है। इसी एवरेज को हम क्या कहते हैं, मीन कहते हैं, राइट। तो यहाँ पर उन्होंने क्या पूछा, द मेजर ऑफ ए सिंगल वैल्यू दैट डिस्क्राइब द वे ऑन विच ए ग्रुप ऑफ डाटा, वो ग्रुप ऑफ द डाटा जो कि इसके चारों तरफ अराउंड रहता है उसे हम क्या कहते हैं, मेजर ऑफ द डिस्पर्जन। नहीं, डिस्पर्जन में तो क्या आएगा आपका, जो डेविएटेड वेरिएबल्स होते हैं उसके बारे में बात करता है। मेजर ऑफ द वेरिएबल नहीं, यहाँ पर वेरिएबल में किसकी बात करते हैं, वेरिएबिलिटी की, राइट। वेरिएबिलिटी मीन्स आपकी रेंज स्टैंडर्ड डेविएशन की। मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करते हैं, यानी कि हम उसका क्या निकाल रहे हैं, एवरेज निकाल रहे हैं। जैसे कि मैंने भी आपको क्वेश्चन में बताया था कि सपोज करिए आपकी 3 सेक्शन है, मैं कह रहा हूँ 3 सेक्शन में बच्चे कितने हैं, तो व्हाट विल यू विल से कि सर एवरेज स्टूडेंट इन ए क्लास और एवरेज स्टूडेंट इन द होल 6 सेक्शन और 7 सेक्शन इज अराउंड एक्स। यानी कि आप मेरे को एक नंबर दे रहे हो, वो क्या है, वो एक सेंट्रल टेंडेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो क्या है, एक सिंगल वैल्यू है जो कि आपकी सेंट्रल टेंडेंसी और यू कैन से जो कि आपके एवरेज के अराउंड है, दैट इज मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी। ओके, तो जब हम कहते हैं कि वो डाटा जो कि एक सिंगल वैल्यू के या डाटा क्लस्टर जो कि एक सेंट्रल वैल्यू के अराउंड रिवॉल्व कहलाता है, उसे हम क्या कहते हैं, मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी। ये क्वेश्चन तो बहुत आसान था। Adding number of the all score and dividing by the number of the score represented by the calculation is mean, median, mode or the num of the। देखिए ये क्या कह रहा है, adding number of the all score, all score means sum of observation। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, इन सबको हमने क्या कर लिया है, जोड़ लिया है। उसके बाद कह रहे हैं डिवाइडिंग बाय द नंबर ऑफ द स्कोर, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्कोर ले लो, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसको हम क्या कहते हैं, जिन बच्चों को याद हो, जिन्होंने मेरी वीडियो देख रखी है, इसको हम कहते हैं मीन। रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से, एक्स एम से, एक्स मीन से भी। बहुत इजी क्वेश्चन था, राइट। कुछ बेसिक क्वेश्चन लिए मैंने ताकि आप लोग ज्यादा कंफ्यूज ना हो जाओ, राइट। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन या फिर एडिंग नंबर ऑफ द स्कोर डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कैलकुलेटर इज कॉमन नोन एज अवर मीन। Which among the following is the least used in the measure of the central tendency। जब हम सेंट्रल टेंडेंसी को निकालते हैं, राइट, सेंट्रल टेंडेंसी को निकालते वक्त हम किस चीज का सबसे कम यूज करते हैं। तो अगर आप देखोगे सेंट्रल टेंडेंसी, दिस इज योर सेंट्रल टेंडेंसी, राइट। सेंट्रल टेंडेंसी को जब हम निकालते हैं, या फिर यहाँ पर अगर हम मैं इसके देखूं, जब आपका जो ग्राफ स्क्यूनेस में चले जाता है, राइट, तो वहां पर हमारी 2 टर्म यूज होती है। कौन कौन सी, एक हमारी यूज होती है मीन और एक टर्म हमारी यूज होती है मीडियन। दीज आर द 2 टर्म दैट यूज इन योर एनपीसी एंड योर स्क्यूनेस। स्क्यूनेस यानी कि जब आपका जो डाटा है ये कब रहता है, जब आपका डाटा एनपीसी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इवनली क्या हो रखा है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। स्क्यूनेस यानी कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड है आपका डाटा। मेनली फोकस कहाँ है आपका, डाटा पे। तो क्वेश्चन में हमारे से क्या पूछा गया, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लीस्ट यूज्ड। तो देखिए मीन भी आपका बहुत ज्यादा यूज होता है, मीन सबसे ज्यादा यूज होता है, उसके बाद आपका मीडियन यूज होता है। लीस्ट की जब हम बात करते हैं तो आपका मोड बहुत, या फिर आप कह सकते हो सबसे कम यूज करा जाता है। ओके, तो अगर हम बात करें कि यहाँ पर यूज करने में, तो सबसे ज्यादा हम मीन को यूज करते हैं, उसके बाद हम मीडियन को यूज करते हैं, सबसे कम हम किसको यूज करते हैं, मोड को यूज करते हैं टू फाइंड आउट द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ ए एनपीसी या फिर ऑफ ए डाटा। किसी भी डाटा को या फिर जब भी हम मेजर करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी में, सबसे ज्यादा हम मीन को यूज करते हैं, उसके बाद मीडियन को और लास्ट मोड में। तो यहाँ पर हमारे क्या पूछा गया था, लीस्ट यूज। तो लीस्ट किसको यूज करेंगे हम, आपके मोड को। ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है जो मैं बात कर रहा था, विच अमंग द प्रेफर मेथड फॉर ए हाईली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए हाईली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, स्क्यूनेस को आई होप आप लोगों ने पढ़ा होगा, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। स्क्यूनेस क्या होती है, स्क्यूनेस इज ए मेजर ऑफ सिमेट्री, कि हम सिमेट्री को क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। अगर मैं प्रिसाइजली लिखूं, अगर मैं प्रिसाइजली बोलूं तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लैक ऑफ द सिमेट्री, राइट। सिमेट्री नहीं बल्कि लैक ऑफ द सिमेट्री, की कितना
अनइवन जो है मेरा डाटा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस चीज को हमेशा याद रखना है। स्क्यूनेस इज ए स्क्यूनेस, यहाँ पर देखिए जो वर्ड हुआ है पहले आप उस वर्ड में खो जाइए, ऑप्शंस को तो सबको छोड़ दीजिए, पहले आप देखिए कि उसका मतलब आपको पता है या नहीं पता है। स्क्यूनेस क्या होती है, स्क्यूनेस इज ए मेजर ऑफ द सिमेट्री, कि आपका जो ग्राफ है, एनपीसी जो ग्राफ है वो सिमेट्री में है या नहीं है। और मैं इसको बिल्कुल प्रिसाइजली बोलूं तो स्क्यूनेस क्या हमें बताती है, लैक ऑफ द सिमेट्री, राइट, कि क्या है कि इसके अंदर कितनी अनइवन डाटा डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। इसमें ये इस चीज को हमेशा याद रखना कि ग्रेटर the gap between the mean and the median greater the skewness। जितना ज्यादा आपका गैप रहेगा मीन और मीडियन में, उतनी ही ज्यादा आपकी क्या हो जाएगी, स्क्यूनेस हो जाएगी, राइट। तो आपने जैसे ही देखा होगा ये हाईली स्क्यू होते हैं, ये क्या है, ये नेगेटिवली स्क्यू है, राइट। सेम आपका क्या होता है, ये पॉजिटिवली स्क्यू होता है। तो आप देखोगे कि आपका मीन और जो आपका मीन और मीडियन रहता है उसके बीच में गैप अगर बढ़ता चले जाता है तो हाईली डिस्ट्रीब्यूटेड होता चले जाएगा। यहाँ पर आपका हो जाता है मोड, राइट। अगर मैं यहाँ बात करूं, ये आपका हो जाएगा मीडियन और यहाँ पर होता है आपका मीन। सेम अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो सपोज कर लेते हैं, अगर यहाँ पर आपका मीन है, ये आपका क्या है, मोड है, ये आपका क्या है, मीडियन है। अगर जितना इन दोनों के बीच में गैप आता जाएगा, जितना इन दोनों के बीच में यानी कि मीन और मीडियन के बीच में गैप आता चले जाएगा, उतना ही क्या हो जाएगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हाईली स्क्यूनेस की तरफ चलता चले जाएगा। ये भी स्क्यूनेस है। और अगर ज्यादा हम हाईली स्क्यू की बात करेंगे, दैट इज अगर मैं यहाँ पर बना के देखूं तो ये एकदम हाईली स्क्यू हो गया, राइट। तो जितना गैप रहता है मीन और मीडियन के अंदर, मीन और मीडियन के में, उतनी ही आपकी क्या होने लग जाती है, हाईली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन आपका होने लग जाता है। क्वेश्चन में हमारे से पूछा गया था विच अमंग द प्रेफर मेथड फॉर द हाईली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन। हाईली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम हमेशा किसको यूज करते हैं, मीडियन को यूज करते हैं, राइट। तो इस वीडियो में हमने यहाँ पर 10 क्वेश्चन करे हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। स्टैट्स है, देर में समझ में आता है। इन क्वेश्चन को दोबारा देखिए, क्या आपको उनकी लॉजिकल टर्म्स के बारे में पता है, उनको कोरिलेट करके देखिए, राइट। तो ऐसी वीडियोस आपको और मिलती रहेंगी। और आई होप अब हम वीक में कम से कम 3 वीडियो तो डालें। मैं ट्राई करूंगा कि वीक में 5 एटलीस्ट 5 डालें, लेकिन मेरे को टाइम नहीं मिल पाता है। तो एटलीस्ट 3 वीडियो अल्टरनेट डे में तो मैं पोस्ट करने की पूरी कोशिश करूंगा ही करूंगा। अगर आप नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको पसंद आई है तो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कुछ भी आपको सीखने को मिला है तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करके जाए। We will meet in the next video. Till then, keep smiling, keep gathering lots of memory. This is Caffeine Shot. Have a great day. Thank you all of you.